गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को मैं रोग के विषय में बता रहा हूँ। रोग का कारण क्या है, उसके कारण के विषय में बता रहा हूँ। ये क्लास 9th के लिए है। आपका जो आज का टॉपिक है वो पहला है तीव्र 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 में प्रचंड तथा दीर्घकालिक रोग। तीव्र, प्रचंड या दीर्घकालिक बीमारी क्या होती है। रोगों की जो अभिव्यक्ति होती है वो भिन्न भिन्न हो सकती है और ये इसके कारकों पर निर्भर करती है। कुछ रोगों की अवधि बहुत कम होती है, कम समय तक होते हैं। जैसे अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो सर्दी जुकाम की अवधि बहुत कम होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है सर्दी जुकाम। जबकि कुछ रोगों की अवधि बहुत लंबी होती है और जीवन पर्यंत रहती है। जैसे एलिफेंटाइटिस जिसको कहते हैं फील पाँव, हाथी पाँव रोग होता है, ये इसकी अवधि बहुत लंबी होती है, जीवन पर्यंत रह सकती है। तो जिसकी अवधि कम होती है वो तीव्र रोग जाने जाते हैं। तीव्र रोग कहते हैं प्रचंड रोग, तीव्र प्रचंड रोग। और जिसकी अवधि बहुत दीर्घकालीन तक, बहुत ज़्यादा समय तक रहती है, जैसे फील पाँव को मैंने बताया आप लोगों को, वो दीर्घकालिक रोग हैं। तो आप यदि इसको देखना चाहें तो आप पास पड़ोस या कुछ लोगों को देखते हैं कि कोई हाथ हुआ, पैर हुआ है, कोई किसी अंग में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, फूल जाता है, तो पैर फूल जाता है, तो उसको एक पैर पतला रहेगा, दूसरा फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी उसमें, तो वो फील पाँव उसको कहते हैं। और ये बहुत लंबे समय तक रहता है। तो ऐसा आप देख सकते हैं, ये दीर्घकालिक रोग। अब दीर्घकालिक रोग और अस्वस्थता टॉपिक है। तीव्र तथा दीर्घकालिक जो रोग होते हैं हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभाव डालते हैं। कोई भी रोग जो हमारे जो शरीर के किसी भाग में हो जाता है तो उस शरीर के उस भाग में कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है और उसके कारण शरीर के और भी अंग कार्य करना कम कर देते हैं या बंद करते हैं, जिसके कारण हम परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा समय तक परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक समस्याएं रहती हैं। तो ये दीर्घकालिक रोग हो गया। जैसे अभी खांसी और जुकाम आप ले लीजिए, तो खांसी जुकाम कुछ समय तक होता है और इसके बाद एक सप्ताह में, 1 सप्ताह 10 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अब जैसे दीर्घकालिक रोग, जैसे फेफड़ों के क्षय रोग, क्षय माने टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा समय में ठीक होती है और उसके लिए बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। टीबी जैसे आ गया, टीबी के जो काजल ऑर्गेनाइज्म है, जो जीवाणु है, उसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। और यह शरीर में प्रवेश होने पर अगर कोई खांसता है, छींक, आप ऐसे समूह में रहते हैं जहाँ किसी को टीबी हुई है, तो वो रोग जो है टीबी आकर के दूसरे को पकड़ सकता है। ये छुआछूत से फैलता है ज़्यादातर। टीबी हुए पेशेंट को बड़े साफ सफाई से रहना चाहिए, उसके बर्तन को अलग रखना चाहिए, मुंह पे मास्क लगा के रखना चाहिए। तरह तरह की सावधानियां होती हैं। लेकिन देखा गया है कि कुछ लोगों को यदि टीबी होती है तो उनको अज्ञानता कह लीजिए, अज्ञानता बस या शर्म बस, लोग दूसरे को बताते नहीं, या समाज में चले जाते हैं, कहीं चौराहे पर चले जाएंगे, बसों में चले जाएंगे और मुंह को खोल करके जाते हैं, और जिसके कारण उनको तो टीबी हुई ही है और वो दूसरों को भी परेशान करते हैं। खांसने से, छींकने से या छुआछूत से ये फैल जाता है। तो ये दीर्घकालिक रोग है टीबी, और इसमें बड़ी कठिनाई होती है। फेफड़ा टीबी, वैसे बोन टीबी होती है, फेफड़ों की टीबी, कई तरह से टीबी होती रहती है। तो इसके लिए भारत सरकार ने दवाओं का भी प्रावधान किया है। लोग दवाएं फ्री ऑफ कास्ट ले करके अपने को ठीक कर सकते हैं और करते रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि जिस रोग से हम परेशान हैं दूसरों को परेशान न करें। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है और किसी और सदस्य से थोड़ा दूरी बनाए रखें ऐसे पेशेंट,
तो ये टीबी जो है आप दीर्घकालिक रोग कह सकते हैं इसको। रोग के कारण क्या है? अक्सर लोग कहते हैं कि ये हो गया है, ये रोग हमको हो गया, तो आखिर इसका कारण क्या है? जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं तो हमें ये बहुत सारे स्तर पर देखना होता है कि ये हुआ। जैसे मान लिया कोई बच्चा दस्त से संक्रमित है, तो ये कह सकते हैं कि ये बच्चा कंटेमिनेटेड वाटर माने दूषित जल या भोजन खाने से इसको दस्त हो गई। लेकिन वही पानी, वही जल दूसरा बच्चा पीता है तो वह दस्त से परेशान नहीं होता, जबकि पहला बच्चा जो जल पिया वो दस्त से परेशान हो गया। तो इसका एक कारण तो ये हो गया कि दूषित जल पिया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसकी जो इम्यूनिटी जो है, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता माने रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो दूसरे बच्चे की अपेक्षा कम है। इसलिए थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होने के कारण, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन उसको हो जाता है और काजल ऑर्गेनाइज्म उसके शरीर में जल के द्वारा या भोजन के द्वारा प्रवेश करते हैं तो वह उसको दस्त आने लगती है। अच्छा, अब इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो जैसे बार बार कहा जाता है कि लोगों को अपने इम्यून सिस्टम बनाने चाहिए, बैलेंस डाइट लेने चाहिए, और इसको लेकर के इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो रोगों से लड़ने की शक्ति अधिक आएगी और व्यक्ति अपने को सेफ रख सकता है। आजकल आप देख ही रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस जिसको कोरोना वायरस हो रहा है, कोविड-19 से जो प्रभावित हो रहे हैं, वह देखिए जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है वह तो सेफ हो रहे हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है वो परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें सबसे बड़ी बात अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए और समय समय पर सही तरीके का भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। और जितना भी डॉक्टर्स हैं या WHO के द्वारा इंस्ट्रक्शन है, सरकार के द्वारा इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करना चाहिए। खुद को सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखने में सहायता करें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से एक वो है कि आप लोग एक काम करिएगा कि आप लोग जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस है, पीलिया है या और जो भी रोग या कहीं आपका फोड़ा फुंसी है, सर्दी जुकाम है, नॉर्मल सर दर्द है, इन तरह के रोगों के विषय में सोचिएगा। और जो परेशान हुआ है या जो इस रोग से आप अगर परेशान हुए हैं तो क्या क्या समस्याएं आई हैं, इसके विषय में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा नोट कॉपी पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।